अब हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही लंबे समय तक एक फौजी की तरह, उसके बाद एक राजनेता की तरह, और अभी भी वो राजनेता हैं। उन्होंने अपने राज्य को देखा है, राज्य की बागडोर संभाली है, कंट्रोल संभाला है, और वो अभी भी अपने राज्य के लिए जज्बात रखते हैं और उसको आगे किस तरीके से ले जाएं, उस पर उनके कुछ विचार हैं। बहुत स्पष्ट रूप से अपना विचार रखते हैं लोगों के सामने। मैं स्वागत करना चाहता हूं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कप्तान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में। मेहरबानी जी, थैंक यू जी, मेहरबानी। कैप्टन साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो मौजूदा सरकार है, इसके मैं जब मौजूदा सरकार कहता हूं तो मेरी बात है यहाँ पर पंजाब की सरकार से, और उनको करीब 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, लेकिन कुछ कम समय भी नहीं है। मतलब इतने में आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या लाइन और लेंथ और दिशा ले रही है सरकार। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या है रिपोर्ट कार्ड? देखिए, मैं आपको ये मैं आपको अभी इतना बता सकता हूं कि इनकी डाउनफॉल बड़ी जल्दी हो रही है। देखो, हर टाइम हर वक्त जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उनको एक टाइम मिल जाता है कि चलो हमको देख लें, इनको साल देख लें, 2 साल देख लें। ये तो 6 महीने में इनकी पोजीशन डाउन जा रही है। आज सुबह ही मैं किसी से बात कर रहा था और सब बोल रहे हैं शहरों में, गाँवों में जहाँ इनको होना चाहिए था वहाँ भी लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल ये चल नहीं सकेगी और पंजाब का कोई इनके साथ भविष्य नहीं है। ऐसा क्यों कैप्टन साहब? क्यों ऐसा विश्लेषण है आपका? अब क्या कारण है, आप पूछोगे कारण? हाँ, देखिए, बहुत बातें हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर तो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। गैंगस्टरिज्म, ड्रग बिजनेस, पाकिस्तान से टेररिज्म और गैंगस्टरिज्म जुड़ गए हैं। ये सारी बातें आती हैं सामने। मेरी गवर्नमेंट में भी ये शुरू हुआ था, हमने बड़ी सख्ती से उसको डील किया और वो बिल्कुल खत्म हो गई थी बात। अब तो कोई सख्ती नहीं है, कुछ नहीं है, जो मर्जी करो। अब कल कुछ नकोदर में कुछ लोग मर गए, कुछ पीछे यहाँ सरहारी गुरुद्वारे में वो रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने फायर किया, और कहीं कोई डे नहीं जाता जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो ये है। दूसरा, ये जो मसले हैं, इकोनॉमिक मसले हमारे पंजाब के, वो अभी ख़त्म नहीं हुए। अब किसानों का मसला नहीं ख़त्म हुआ। ये जाके वहाँ कोई और बरगाड़ी जैसे है एक मसला, वहाँ जाके कोई प्रॉमिस कर गए कि हम इतने दिनों में करोगे, तो मेरा मतलब कहने का है, जो इनका पब्लिक स्टैंड है और जो रियलिटी है वो एक दूसरे से मिलती नहीं। जी, कैप्टन साहब, अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री भी थे और उनका ये कहना था कि ये जो बात की जाती है कि हमने ये प्रॉमिस कर दिया, ये गारंटी दे दी, वो दे दी, वो ऐसे हवा में नहीं देते हैं। हमारे पास उसका रोड मैप है, और रोड मैप ये है कि जो लीकेज होते थे सिस्टम में, जो लोग खा जाते थे बीच में, राजनीतिक रूप से जो लोग इन्वॉल्व थे, हमने वो सब बंद कर दिया और वो पैसा हम जनता के हित में डाइवर्ट कर रहे हैं। कौन सी डाइवर्जन हुई है? कौन सी चीज़ बना रहे हैं जिसके साथ वो डाइवर्ट कर रहे हैं? टेल मी वन थिंग। जहाँ भी एक चीज़ जहाँ पर कहीं से पैसा रोक के वहाँ लगाया जो, तो मैं मान सकता हूँ। बता दो मुझे। अब 9.5 साल तो मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने हर बात पंजाब का मुझे मालूम है। तो आप इतना ही मुझे बता दो कि जो रोका है पैसा कहाँ लगाया है। दिस इज जस्ट कहने की बात है। ये तो इसकी पता नहीं ये चला कौन रहा है। अभी पहली बात तो ये मुझे बताओ कि पंजाब को चला कौन रहा है। इज इट भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर है, या चड्डा चीफ मिनिस्टर है? कौन है? यहाँ जो पता लग रहा है हमें अपने अफसरों से, सारी फाइलें चड्डा करता है, राघव चड्डा
सब कुछ वो सिर्फ भेज देते हैं भगवंत मान को दस्तखत करने के लिए। ये कोई तरीका है? ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी बात कोई हुई है। ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर भी लगता था कि सारा फैसला हाईकमान करता है। आप कांग्रेस की पार्टी के तरफ से ही मुख्यमंत्री थे, तो तमाम बार आरोप यही लगता था। हालांकि आपके बारे में एक छवि ये भी है कि आप उल्टा सुना भी देते हैं, अगर कुछ बात हो तो बोल भी देते हैं। नहीं, देखिए दैट इज नॉट फेयर, दैट्स नॉट अ फेयर असेसमेंट। जो असेसमेंट है वो है ये है कि जो वहाँ कभी कभी कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे कह देते थे, अदरवाइज किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया मेरे में। मैंने बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट चलाई जैसे मैं ठीक समझता था और पंजाब के हित में था और देश के हित में था। और मैंने कभी किसी से ऐसी बात नहीं, किसी ने मुझे कही कि ये कर दो या वो कर दो, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम है। ये तो आप क्या समझते हैं कि कोई जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का आके मेरी जगह में बैठता था और मैं साइड में बैठ के उनको उनके दस्तखत करता था? ये तो नहीं तरीका। दिस इज नॉट अ वे ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। यहां तो ये है कि जो भगवंत मान है, भगवंत मान इज ऑल राइट एज अ पर्सन तो ठीक है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं। ये सारी हैंडलिंग ऑफ दी जो गवर्नमेंट की हैंडलिंग है, जो मीटिंग्स अटेंड होती हैं, जो ऑफिसर्स को बनाया जाता है, सब राघव चड्ढा करता है और वो फैसले करता है। पता नहीं केजरीवाल को भी पूछता होगा कोई मेजर फैसले, और इसको तो सिर्फ दे देते हैं कि तू दस्तखत कर दे। जी बिल्कुल, ये आरोप आपने एक तरीके से कैसे सुपर चीफ मिनिस्टर होने का आरोप आपने लगाया कैप्टन साहब कि वो एक सुपर चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। ये आपका आरोप जो मैं समझ पा रहा हूं। That's right. जी, लेकिन अब वही मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछ दूं, अब अगर आप गुजरात की बात कर लें या किसी और प्रदेश की बात कर लें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में भी यही आरोप लगता है कि सारे फैसले तो दिल्ली से हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ले लेते हैं, अमित शाह ले लेते हैं, नड्डा ले लेते हैं, जेपी नड्डा जी। तो सुपर चीफ मिनिस्टर होने का रिवाज क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी में है या सब जगह हो गया? क्या ले लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पैसे तो गवर्नमेंट से जाते ही हैं, पंजाब से नहीं। पंजाब जब मेरी गवर्नमेंट थी, जो फाइनेंस कमीशन था, बीजेपी का फाइनेंस कमीशन था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 50,000 करोड़ रुपए पंजाब को मिला। वो पंजाब जो NK सिंह जी वगैरह दे रहे थे, उन्होंने हमें दिया, तभी तो पंजाब चल रहा है। नहीं तो पंजाब के पास तो पैसे नहीं है, पंजाब की रेवेन्यू नहीं है। और अभी आप देख लेना, ये एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल सर्कल के लिए इनके पास पैसे हैं। अगले साल के बाद कोई सेंटर से पैसा नहीं मिलेगा, कोई हमारी स्टेट की अपनी रेवेन्यू नहीं है। ये बताएंगे मुझे जरा भगवंत मान जी कैसे चलाएंगे इस पंजाब को? उनका ये कहना है कैप्टन साहब कि केंद्र सरकार GST का पैसा नहीं देती, बहुत सारा पैसा जो बकाया है वो नहीं देती, कोई समन्वय नहीं बन पाता है, और उसके बाद फिर ये आरोप लगता है कि आप रेवड़ी बांट रहे हैं। उनका ये कहना है कि कैसे चलेगी, एक समन्वय बनना तो जरूरी है। देखिए, ये तो इट इज नॉट पंजाब के लिए, इट इज नॉट गुजरात के लिए, इट इज नॉट किसी स्टेट के लिए, उनके लिए नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि जो रेवेन्यू सिस्टम होता है, जो रेवेन्यू मिलती है, बस वही रेवेन्यू मिलेगी सेंटर के से, और वो उससे चलाना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ने, जब अभी पिछला फाइनेंस कमीशन बैठा था, उन्होंने हर स्टेट को दिया और पंजाब को 50,000 करोड़ मिले उसमें से, और वो हम मेरी गवर्नमेंट में मिले। उसके बाद चन्नी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद ये आया भगवंत मान। बस ये जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है हमारा, उसमें ये इसके साथ पंजाब में वो पैसा इस्तेमाल होके चल पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? फाइनेंस कमीशन नहीं और देगा पैसे। जो हमारी ड्यूज हैं वो मिल जाएंगी, वो बहुत लिमिटेड ड्यूज हैं जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री से या किसी से मिलना हो। और तीसरी बात है कि हमारी अपनी रेवेन्यू नहीं है कुछ। हमारी बहुत थोड़ी इंडस्ट्री है, पंजाब से इतनी रेवेन्यू नहीं आती।
जहाँ तक हम तो एक किसानी का स्टेट है, हम तो हिंदुस्तान को रोटी देते हैं, लेकिन हमारे पास आप अपने स्टेट को चलाने के लिए रेवेन्यू नहीं होगी, और ये इनको कुछ प्रबंध अभी से करना पड़ेगा। 1 साल तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हैं साल में करो। कैप्टन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो क्या आप ये चेतावनी दे रहे हैं या चेता रहे हैं पंजाब राज्य के लोगों को या सरकार को कि ये एक चुनौती आने वाली है, कि पैसा ही नहीं रहेगा? नहीं, मैं तो एक वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो पैसा है नहीं है। ये तो कोई भी किसी इकोनॉमिस्ट को पूछ लो। अमरिंदर सिंह को क्यों पूछ रहे हो आप, जो इकोनॉमिस्ट है, हमारे हिंदुस्तान के इतने माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पूछ लो कि क्या होगा पंजाब में या स्टेट्स में जब कोई रेवेन्यू हमारी डिफिसिट हो जाएगी। हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, सेंटर से हमारे जितना आना था फाइनेंस कमीशन का आ गया, जो आएगा अपने अगले साल में फाइनेंस कमीशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो तो आएगा, आरडीएफ का आ जाएगा या छोटी छोटी चीजों का आ जाएगा, लेकिन स्टेट चलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये पोजीशन बन रही है हमारी। जी, तो एक तरीके की वार्निंग आप दे रहे हैं कैप्टन साहब। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप फौजी हैं, और ये एक आपका जो एक इतिहास रहा है, उसको आप बहुत गर्व से, मैं देख रहा हूं पीछे फोटो भी है, बहुत गर्व से आप उसका हमेशा आप काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं इस बात से। और आपने पंजाब की जो चुनौतियां हैं लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर, उसके बारे में भी बहुत बार बतौर मुख्यमंत्री भी आपने उल्लेख किया। आप होम मिनिस्टर से उस दौर में भी मिले। आपको लगता है उस फ्रंट पर भगवंत मान की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार गंभीरता दिखानी चाहिए पंजाब के संदर्भ में, वो दिखा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती, बॉर्डर की चुनौती। देखिए, दो चीजें हैं। जहां तक तो बॉर्डर की चुनौती देखभाल है बॉर्डर की, वो तो बीएसएफ करती है। जो ड्रोन्स आते हैं, ड्रोन्स ले आ रहे हैं हम। देखो, पहले आपको बता दूं, पहले तो सुरंग बनती थी तारों के नीचे में से, उससे पहले दरिया के ऊपर से आ जाते थे। अब ड्रोन्स आने लग गए। मेरे टाइम पे 7 ड्रोन सिर्फ नदी को क्रॉस करते थे, जो अपनी नदी है, रावी है या कुछ। उसके बाद 7 किलोमीटर तक ड्रोन आने लग गए, थोड़ी कैपेसिटी वाले। अब जब मैंने सरकार छोड़ी तो 42 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। तभी गवर्नमेंट ने 50 किलोमीटर की रेंज कर दी कि बीएसएफ उसमें चेक कर सकती है। अच्छा, उसमें एक तो इंड्योरेंस बढ़ा दी, उसका मतलब लंबा ज़्यादा जा सकते हैं। दूसरा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। अब वेपन्स आ रहे हैं, AK-47 उठा रहे हैं, एम्यूनिशन उठा रहे हैं, पिस्टल्स उठा रहे हैं, हेरोइन उठा रहे हैं, और उसके अलावा फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी भी भेज रहे हैं। तो ये सब बड़ी कैपेसिटी में आ रहे हैं। अब थोड़ा सा बीएसएफ ने उसको 1-2 को रोक लिया, उनको शूट डाउन कर लिया, लेकिन उसके अलावा कितने घुस गए अंदर, कितने चले गए। अच्छा, जब ये जाते हैं अंदर, कहीं ना कहीं तो जाते हैं, कोई ना कोई इसको रिसीव करता है। कौन है वो लोग? उन लोगों को, वो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। अब स्टेट को इस एरिया को देखना पड़ेगा कि कौन है जो रिसीव कर रहा है, जो पाकिस्तान से ये आ रहे हैं सब कुछ, वो कौन रिसीव कर रहा है उसको, और उसको क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको किस लिए। आखिरकार जब पाकिस्तान एम्यूनिशन भेजता है, वेपन भेजता है, रॉकेट लॉन्चर भेजता है, और पैसे भेजता है, और काउंटरफिट का ये अपने हेरोइन भेजता है, किसी के इस्तेमाल के लिए तो है। हेरोइन तो हमें मालूम है, जिसको चिट्टा कहते हैं, वो तो सब कहीं जा रहा है, बिकॉज इनके ड्रग पेडलर्स हैं। लेकिन हथियार कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन उठाएगा उनको, और करेगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ये बातें उनको देखनी पड़ेगी। वो है स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर, और वो मशीनरी चल नहीं रही। हमारी पुलिस तो अच्छी है, वी गॉट अ गुड डीजीपी, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन
हालात जो बन रहे हैं यहाँ, कैपेसिटी जो बन रही है, जो पाकिस्तान भेज रही है, उससे ज्यादा उनको काम करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगी। कैप्टन साहब देखिए, जैसे क्योंकि अभी पकड़ना पड़ेगा इनको, और जो लोग इसको रिसीव कर रहे हैं। जी, इतने टाइम से आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें अधिकांश समय तक आप ही चीफ मिनिस्टर थे, तो ऐसा क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि वो कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी और ज्यादा चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा पुलिस को, तो ऐसा 8-9 महीने में आपको क्या दिखा है इन चुनौतियों में जो शायद उस तरीके से पूरा नहीं हो रहा जो आप कहते हैं कि आपने अपने प्रशासन में रखा था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि गैंग वॉर तब नहीं हो रही थी या घुसपैठ तब नहीं हो रहा था, उस समय भी हो रहा था। मुझे छोड़े 1 साल और 3 महीने हो गए। सितंबर लास्ट ईयर मैंने छोड़ा था, इससे पहले सितंबर। हमारी उस टाइम कैपेसिटी जो आ रही थी पाकिस्तान से कम आ रही थी, अब उन्होंने बढ़ा दी। जब बढ़ा दी तो वो आ रही है, पहले 1 ड्रोन आता था तीसरे चौथे दिन, छोटी कैपेसिटी का, छोटी कैरिंग कैपेसिटी का। अब एक दिन में 3-3 आ रहे हैं। एक शूट डाउन कर लिया, उसका मतलब 2 निकल गए। तो और उनका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी, तो ज्यादा मटेरियल आ रहा है अंदर, ज्यादा ये सबको जो भेजते हैं। तो दैट इज वाई अब पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का एक्टिव होना पड़ेगा। जी, एक सवाल कैप्टन साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता था। आप देखिए, तमाम ऐसे मामले आए, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर, तरन तारन में, मोहाली में रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल, गैंग वॉर्स की बातचीत, उस पर आपने बहुत ही ब्रीफली आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में बताया भी। आपका ये मानना है कि ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी डीजीपी से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम कितने, ये सब चीजें पहले भी होती थी, हम कितनी जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं, आप वो देखिए। देखिए, आई होप गौरव यादव इज अ गुड डीजीपी। मैं समझता हूं कि वो अपना काम अच्छा करेंगे यहाँ, लेकिन कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है ना, जो इनफ्लो हो रही है हमारी, अब इतनी कैपेसिटी आ रही है। ये गैंगस्टरिज्म, कोई आज देखो एक गैंगस्टर बैठा है, बिश्नोई बैठा है जेल में, पता नहीं कौन से जेल में, लेकिन उसके गैंग जो बाहर वेपनाइज हो रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं वेपन्स को, वो 700 गिने जाते हैं। 700 बिश्नोई गैंग बाहर है, वो जेल में, उनका सरदार अंदर बैठा है। तो यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हो रही हैं। अच्छा, इतने गैंगस्टर दूसरे किस्म के बिश्नोई के अलावा गैंगस्टर्स जो हैं वो घूम रहे हैं यहाँ हथियार लेकर, क्या मार देते हैं। जब अब एक्सटॉर्शन हो रही है, कल नकोदर में एक्सटॉर्शन हुई, और उसमें जब मुक्तसर में जब पैसे नहीं दे सका, जो जिससे मांगा था उसको मार दिया। ये तो डेली न कोई वायलेंस हो रही है, कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। नाउ फॉर द डीजीपी टू से, नेचुरली हमारी पुलिस अच्छी है, ट्रेंड है, उन्होंने पहला भी देखा हुआ है जो 90s और 80s में प्रॉब्लम्स यहाँ हुई हैं, सो वी हैव नो प्रॉब्लम फ्रॉम दैट साइड। बट ज्यादा अब जो वेपनरी आ रही है, ज्यादा गैंगस्टर्स बन रहे हैं। ये गैंगस्टर इतने मेरे टाइम में तो नहीं थे, अब क्यों बढ़े हैं, और ज्यादा हथियार कहां से आ गए? आपका ये कहना है गैंग वॉर और गैंगस्टर्स का अभी बढ़े हैं, और आपको लगता है ये 10-11 महीने की बात है? कराता है, बड़े हैं, और टेररिज्म और टेररिस्टों के साथ जो पाकिस्तान के साथ हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, टाइम पर अगर नहीं रोका गया या इसको लेकर के अगर फैसले नहीं किए गए, तो आप पहले भी वार्निंग दे चुके हैं, आपको क्या लगता है कि किस किस्म का ये थ्रेट कहां तक जा सकता है अगर इसको समय पर नहीं रोका गया? तो देखिए, हमने पहले तो प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रोवोकेशन हो रही है ऐसे, अब पंजाब में थोड़ी शुरू हो रही है। आगे एक अमृतपाल आए हुए हैं, अमृतपाल ये अपने अमृत छिका रहे हैं लोगों को। ये तो शौक से छिकाएं, ये तो हमारी सिक्खी की परंपरा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके साथ अगर कोई ऐसी बात हो जिसके साथ कोई प्रोवोकेशन हो, और उसके साथ फिर गैंगस्टरिज्म बढ़ेगा। अब मैं देख रहा हूं उनको, उनकी जो स्पीचेस वगैरह आ रही हैं,
एक बार हम देख चुके हैं, पंजाब में गड़बड़ देख चुके हैं। 35,000 लोग मरे हैं पंजाब में पिछली गड़बड़ में, और 1700 पुलिसमैन मरे हैं। मैं जाता था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल। तो दिस इज अ सिचुएशन कि अगर कंट्रोल से बाहर हो गई, कोई ये प्रोवोकेशन की तरफ तो चलने लगे, तो हालात बिगड़ सकते हैं पंजाब के जी। सो मेरी हर मेरे यही डर रहता है कि कोई जो ऐसे लोग आते हैं, अपना काम करें शौक से, अपना अमृत छकाना है शौक से, लेकिन प्रोवोकेशन पंजाब में मत कराओ, जिससे फिर गड़बड़ होने के चांसेस हों। जी, भावनाएं ना भड़काई जाएं। कैप्टन साहब, मुझे ये बताइए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सीमा पार आतंकवाद, गैंग वॉर, गैंगस्टर, जैसे कि आप बता रहे हैं एक किसी जेल में है और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं। रेड कॉर्नर नोटिस की बात हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बरार, और इन सब का चर्चा हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार से आपको क्या लगता है कि कितना समन्वय जरूरी है? केंद्र के सहयोग के बिना तो ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती। किसकी सरकार के बिना? दूसरे सरकारों के बिना? मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना आप सीमा पार आतंकवाद नहीं रोक पाएंगे। आप जैसे कोई अगर बाहर से गैंगस्टर विदेश से अगर ऑपरेट कर रहा है उसको ला नहीं पाएंगे। तो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार का ये समन्वय कितना जरूरी है, और आपको लगता है ये जिम्मेदारी केंद्र की भी उतनी ही बनती है कि यहां स्थिति सामान्य रहे जितनी राज्य सरकार बात है? लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है जी। जो मैं जब था और अब भी जो चीफ मिनिस्टर है, जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रही है यहाँ, ये स्टेट सब्जेक्ट है। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर करना। सेंटर का काम है बॉर्डर पे जो बीएसएफ से या पाकिस्तान से जो कम आ रहा है सामान, उसको रोकना। लेकिन यहाँ मैं गैर जिम्मेवार उन सरकारों को भी कहता हूं जो इसको अपने मुल्कों में अलाउ करते हैं। अब देखो, जब मिस्टर ट्रूडो आए थे इधर, मैंने उनको लिस्ट दिया, मैं क्या ये लिस्ट लो। मैं अमृतसर में उनको मिला था कि ये हमारे पास कोई 30-40 लोग थे जो आपके गड़बड़ कर रहे हैं। उस टाइम में ये हो गए कोई 2-3 साल कि आप इनसा कंट्रोल करो। अच्छा, ही सेड आई विल हैव अ लुक एट इट। अब मैंने देखा टेलीविजन पे कोई उनका मिनिस्टर बोल रहा कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू एनीवन यूजिंग आवर सॉइल फॉर एनीथिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हिंदुस्तान अलाउ करेगा कि कनाडा के खिलाफ यहाँ कोई गड़बड़ लोग यहाँ करें या प्रोवोकेशन करें? सही बात है। तो ये बातें तो गवर्नमेंट ऑफ जो मुल्के हैं जहां से ये आ रहे हैं, उनको रोकना ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम भी है। और आई एम श्योर हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री उस पर लगी हुई है, जो उनको अपने देशों में जाके उनके अपने राजदूत वगैरह हैं जो उनको कंट्रोल करें। लेकिन ये गैर जिम्मेवारी की बात है उन मुल्कों की जो अलाउ करते हैं कि ऐसे हिंदुस्तान के खिलाफ वहां ऐसे पैसे इकट्ठे करो, हथियार भेजो, ये चीजें करें। ये तो सबको मालूम है कि क्या हो रहा है जी। इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल, कैप्टन साहब, 2-3 कुछ आखिरी सवाल है मेरे पास। ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब ने एक बहुत ही दर्दनाक मिलिटेंसी का दौर देखा है, और यही पंजाब पुलिस थी जिसने उस पर नकेल भी कसी। आपको लगता है कि अगर राजनीतिक विल पावर ना हुई या कम हुई, या राजनीतिक प्रयोग के चलते अगर कुछ ऐसी बातें की गई कि तुष्टीकरण हुई, तो मिलिटेंसी के दोबारा लौटने का खतरा पंजाब में हमेशा बना रहेगा? मैं कहता हूं ये चांसेस हैं मिलिटेंसी रिटर्न करने का। तभी तो मैंने अभी कह के हटा हूं कि जो ऐसी प्रोवोकेशन करते हैं, जो ऐसी तकरीरें करते हैं, जो स्पीचेस करते हैं, जो कट लोगों को भाषण देते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये अगर ऐसी स्पीचेस करेंगे जिससे उनकी भावनाओं को भटकाएंगे तो हो सकता है जी। अब देखिए, आपको समझना चाहिए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ हथियार आ रहे हैं। ये हथियार कोई ना कोई तो इस्तेमाल करेगा ना। पाकिस्तान सिर्फ ऐसे तो नहीं फेंक रहा इधर, उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे हिंदुस्तान के अंदर।
वो कहाँ है? वो यहाँ है पंजाब के अंदर। वो पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए। एंड जब उनके पास हथियार आ जाए और फिर ऐसे भाषण हो जो प्रोवोकेटिव भाषण हो, तो फिर गड़बड़ तो हो सकती है जी। तभी मैंने देखा है। ये तो अब अमृतपाल की हम बात करें, वो तो जब पिछली भिंडरावाले जी की वो गड़बड़ चल रही थी यहाँ हिंदुस्तान में, पंजाब में, ये तो जमा भी नहीं था। इनकी तो उम्र भी मेरा ख्याल उससे कम है। मैं तो उसमें लगा हुआ था, तो हमने देखा है जो पंजाब की एल्डर जनरेशन है उन्होंने देखा है कि कैसे हालात बने थे यहाँ, कितने लोग मरते थे, कैसा डर था, कैसे ये गड़बड़ थे यहाँ से हो गई। तो छोटे काम से शुरू होती है और बड़ी बन जाती है। तो आज अगर अमृतपाल जी ने अपना अमृत छकाना है, शौक से छकाओ, लेकिन ऐसी कोई बात ना हो जिससे भाषण हो, जिससे भड़काऊ भाषण हो और यहाँ गड़बड़ फिर होने लग जाएगी और फिर एक बार फिर जैसे 1980 वगैरह में हुआ था कि वो हो जाए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आखिरी के 2 सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक सवाल मैं आपकी पुरानी पार्टी के सिलसिले में भी पूछना चाहता हूं। एक भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई है, आजकल राजस्थान में है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, राहुल गांधी। आप इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं और आपको लगता है कि इससे कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है? मैं क्या देखूं उनको, उनकी यात्रा, इनकी यात्रा किसको जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे, मुझे तो ये नहीं मालूम। जस्ट अगर आप समझते हो कि अगर कन्याकुमारी से लेके आप ऊपर श्रीनगर तक जाओगे या कहाँ जाओगे, इससे लोग जुड़ जाएंगे, इससे कैसे कोई जुड़ेगा? जुड़ेगा कोई पॉलिसी के साथ, जुड़ेगा कि आप बताओ कि हिंदुस्तान के लिए और लोगों के लिए क्या करोगे और उनको कन्विंस करो। सिर्फ घूमने से तो नहीं, पैदल चलने से तो नहीं कोई लोग जुड़ेंगे इस मुल्क में। तो आपका ये मानना है कि ये सिर्फ, जैसे पंजाबी में एक शब्द होता है गेड़ियां लगाना, मतलब ऐसे घूमते रहना, तो आपको लग रहा है ये ऐसे ही बस घूम रहे हैं, टूरिज्म बन करके तो नहीं रह जाएगी ये यात्रा? घूमते देखेंगे पूरा हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान देखेंगे सब। मैं तो पहले ही कहता था, मैंने पहले कहा था एक बार, फिर पहले जब हंगामा हो गया था मेरी पार्टी में कि राहुल गांधी नीड्स टू, उनको ये जरूरी है कि पहले हिंदुस्तान को देख तो लें। तो चलो मेरी बात मान ली उन्होंने, देख रहे हैं। अब देखेंगे हिंदुस्तान को कैसे है, कर्नाटक कैसे है, आंध्रा कैसे है, सबको लेट हिम सी दैट, लेट हिम सी। जी, अब मेरा आखिरी सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह आपसे ये है, आपके अपने भविष्य को लेकर। मुझे याद है जिस दिन आपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, एक इंटरव्यू आप मेरे साथ ही कर रहे थे जिसमें आपने एक बात ये बोली कि अभी मेरे अंदर बहुत सारी राजनीति बाकी है। ऐसे इस तरीके से थोड़ी मैं जाना चाहता हूं, अभी मेरे अंदर बहुत राजनीति बाकी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने भविष्य में अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? 24 में कोई अहम भूमिका में देखते हैं आप? बीजेपी की एक बड़ी जो उनकी एक टीम है उसका भी हिस्सा हो गए हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के। देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, उम्र और हेल्थ की बात होती है। कुछ लोग तो 40 साल के बूढ़े लगने लग जाते हैं, कुछ जाके उनकी उम्र और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन दे आर वेरी फिट रहते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि मेरे 5-6 साल और हैं। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को अभी मिला था, मैंने उनसे भी कहा कि मेरी अभी काफ़ी दम है मेरे में, और जो आप समझते हो पंजाब में, हिंदुस्तान में मेरी कोई ड्यूटी लगानी है मुझे लगाओ। पार्टी भी लगा दी और दूसरे तौर पे भी अगर चाहते हैं तो आप लगा सकते हो। तो कैप्टन साहब, राज्य से संबंधित जिम्मेदारी, पंजाब से संबंधित जिम्मेदारी, या कुछ केंद्र स्तर पर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि अभी मैंने देखा वो बहुत सारे पंजाब के लोगों को एलिवेट किया गया है बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर पे मैंने नहीं, हाँ, वो हमारे लोग तो आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
कांग्रेस से भी आए हैं, दूसरी पार्टी से भी आए हैं, अकाली दल से भी आए हैं, सब इनटू द बीजेपी। लेकिन वो नहीं, मैंने तो अपनी बात की है दैट आई हैव सो मच, अभी मेरे में अभी दम है, और जो जहां ड्यूटी लगानी है मुझे लगाओ, मैं तैयार हूं उसके लिए। एक लास्ट में जाते जाते भविष्यवाणी अगर आप कर दें, देखिए लोकसभा में आपका ट्रैक रिकॉर्ड पंजाब में ठीक था, जब मैं आपका कहता हूं तो मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन स्टेट इलेक्शंस में ऐसे लगता है ऐसे पार्टी का कोई वर्चस्व ही नहीं था, एकदम सरेंडर हो गई। तो 2024 में आपका क्या अनुमान है, बीजेपी क्या कर पाएगी पंजाब में? देखो पहले बात तो मैं ये आपको बता दूं कि देखो पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो एक बार एक जहां जाता है एक तरफ जाता है, और एक कोई फीलिंग आ गई थी कि हमने कांग्रेस देख ली, हमने अकाली दल देख लिया, अब इनको भी देख लो, ये जो केजरीवाल वाले हैं इनको भी देख लो। और उसके बाद फिर अब इन्होंने, मैंने जैसे शुरू में आपको बोला, अभी 6 महीने में ही इनकी पोजीशन डाउन जाने लग गई। तो आप देखोगे कि अब कॉरपोरेशन इलेक्शन आएंगी, इसमें फर्क पड़ेगा, उसके बाद आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शन डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आज झुकाव बीजेपी की तरफ जा रहा है, और मैं समझता हूं कि बाय द टाइम द पार्लियामेंट्री इलेक्शन कम, तब तक काफी झुकाव हो जाएगा। जी बिल्कुल। कैप्टन साहब, मैं एक बात मैं आपको बता दूं। हाँ जी जी बताएं। मुझे एक बात रहती है जी। अच्छा, वो सिर्फ इतनी कि ये मेरा 52 क्या कहते हैं, 52 कहते हैं ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, 52 साल मुझे हो गए पॉलिटिक्स में, पंजाब की पॉलिटिक्स में। 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं, कितनी पहले 2 बार तो एमपी रहा हूं, 7 बार मैं एमएलए रहा हूं, मिनिस्टर रहा हूं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूं, तो कुछ तो पंजाब का मुझे मालूम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इंटरव्यू में आपने अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया था, इज अ स्लिपरी कस्टमर एंड अ स्नीकी लिटिल फेलो। मुझे ये शब्द अच्छे से याद हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को परिभाषित किया। तो आपको लगता है कि मैंने तो शुरू में कहा था, और वही बात निकली ना, ही इज अ स्लिपरी फेलो एंड ही इज, वो तो सब आज नहीं मैंने कहा, ये तो बहुत साल पहले हो गए। बिल्कुल याद है मुझे, 9 साल पुराना आपका इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।